एफिसस और सिरैक्यूज नाम के दो देश थे। इन दोनों देशों में दुश्मनी थी। एफिसस के राजा ने एक कानून बना दिया था कि अगर कोई व्यापारी जिसका जन्म सिरैक्यूज में हुआ हो और अगर उसे एफिसस की गली में पकड़ा लिया जाए तो उसे 1000 मुद्राओं का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। एक बार ऐसा ही हुआ। एफिसस के बाजार में सिरैक्यूज का एक व्यापारी एजियन पकड़ा गया और लोगों ने उसे पकड़कर एफिसस के महाराज के सामने ले गए। एजियन महाराज से गुजारिश करने लगा कि महाराज, मुझ जैसे निर्दोष पर दया कीजिए महाराज। राजा ने कहा, हर राजा को अपने नियमों का पालन करना जरूरी है। हालांकि मुझे तुम पर दया आ रही है, पर फिर भी मैं अपने नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। एजियन कहने लगा, महाराज, क्या मैं अपनी कहानी आपको बता सकता हूँ ताकि लोग जान सके कि मुझ जैसे गरीब को कैसे मौत की सजा दी गई। महाराज, मेरा जन्म सिरैक्यूज में हुआ था। वहाँ एक औरत के साथ मैंने शादी कर ली थी। मैं बहुत खुश था और मेरी बीवी को 2 जुड़वा बच्चे भी हुए। उन दोनों बच्चों में जरा सा भी अंतर नहीं था। उसी समय किसी और औरत ने भी 2 जुड़वा बच्चे दिए थे। वो औरत गरीब थी। मैंने उन दोनों बच्चों को खरीद लिया। मैंने सोचा था कि ये दोनों बच्चे मेरे बच्चों के नौकर बन जाएंगे। मुझे व्यापार के कारण एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था। एक दिन हम सब एक जहाज पर सवार हो गए थे। हम एपिडेमिस से लौट रहे थे कि तभी समुद्र में तूफान मच गया। समंदर में तूफान आता देख मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे रोने लगे। उसके साथ जो मैंने बच्चे खरीदे हुए थे वो भी रोने लगे। जहाज के सारे लोग लाइफ बोट में बैठकर निकल गए थे। मेरी बीवी को अपने बच्चों की चिंता थी, इसलिए उसने एक छोटी सी पतवार पर अपने एक बच्चे और एक खरीदे हुए बच्चे को बांध लिया और उसे अपने पास रखा। मैंने भी अपना एक बच्चा और एक खरीदा हुआ बच्चा अपने पतवार से बांधकर अपने पास रखा। आगे जो हुआ उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता महाराज। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। नहीं व्यापारी, कहो कहो। हालांकि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, पर शायद थोड़ी सी दया कर सकता हूँ। अभी हम थोड़ा चल ही रहे थे कि हमारा जहाज एक चट्टान पर टकरा गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। मेरी बीवी और मैं बिछड़ गए। उसके साथ वो दोनों बच्चे चले गए और मेरे साथ दूसरे 2 बच्चे। फिर कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया और मुझे सिरैक्यूज पहुंचा दिया, पर मुझे आज तक ये खबर नहीं मिली कि मेरी बीवी और वो दोनों बच्चे कहाँ गए और उनका क्या हुआ। अच्छा, तो तुम्हें ये दुख है। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुमने अब तक अपने बच्चे और उस खरीदे हुए बच्चे को कैसे संभाला। महाराज, हम 18 सालों तक सिरैक्यूज में रहे। जब मेरा बच्चा मेरे पास था तब वो अपने भाई को खोजना चाहता था। उसके साथ उसका छोटा गुलाम भी था, क्योंकि ये गुलाम भी मेरे बच्चे की तरह अपने भाई से अलग हो चुका था। इसलिए वो दोनों उन्हें खोजने चले गए। उस दिन से उनका भी कोई पता नहीं चला और मैं उनकी तलाश में चारों ओर भटक रहा हूँ, पर उनका कहीं कोई निशान तक नहीं मिला। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि वो सब जीवित है तो मुझे आज मेरी मौत के दिन भी खुशी हो जाएगी। एजियन, तुम्हारी ये कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं होता तो शायद तुम्हें जिंदा बख्श देता, पर मैंने तुम्हें मौत की सजा सुना ही दी है। इसलिए मैं तुम पर थोड़ी दया कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आज की मोहलत दे सकता हूँ। तुम एफिसस नगर में उधार मांगो, भीख मांगो, पर आज शाम तक मुझे कैसे भी 1000 मुद्राएं लाके दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो शायद मुझे तुम्हें मौत की सजा देनी ही पड़ेगी। इस एक दिन की मोहलत से एजियन को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई इंसान उसे एफिसस में नहीं जानता था। बेचारा एजियन राजा के सामने से हटकर जेल चला गया। हालांकि एजियन समझता था कि उसे एफिसस में कोई नहीं जानता, पर जब एजियन अपने बेटे को खोजते हुए मौत के दरवाजे पर आ पहुंचा था तभी उसके दोनों बेटे एफिसस में ही मौजूद थे। एजियन के दोनों लड़के न केवल एक जैसे दिखते थे, बल्कि उनका नाम भी एंटीफोलस ही था और उनके दोनों गुलामों का नाम भी ड्रोमियो ही था। इसलिए अब हम एजियन के साथ जो बेटा रहता था उसको सिरैक्यूज वाला एंटीफोलस कहेंगे और उसके नौकर को सिरैक्यूज वाला ड्रोमियो। सिरैक्यूज वाला एंटीफोलस अपने छोटे गुलाम सिरैक्यूज वाले ड्रोमियो के साथ अपने भाई की खोज करते हुए उसी दिन एफिसस आया था। तब उसने सुना कि किसी व्यापारी को
सिरैक्यूज का होने के कारण मौत की सजा सुनाई गई है, उसे इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद को एफिसस का ही बताएगा और ड्रोमियो को भी उसने ये बात बता दी थी। अब एजियन के दूसरे लड़के की कहानी भी सुन लेते हैं। हम इसे एफिसस वाला एंटीफोलस कहेंगे और उसके नौकर को एफिसस वाला ड्रोमियो। एफिसस वाला एंटीफोलस 20 सालों से एफिसस में रहता था और उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि बिना किसी परेशानी के वो अपने पिता का जुर्माना भर सकता था, पर उसे इस बात की कुछ खबर नहीं थी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब एजियन का जहाज डूबा था तब उसकी बीवी और बच्चों को कुछ लोगों ने बचा लिया था, पर उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को बेचने के लिए उनकी माँ से अलग कर दिया। उनकी माँ को बहुत दुख हो रहा था, पर वो बेचारी आखिर क्या करती। ये दोनों बच्चे एफिसस के महाराज के चाचा के हाथों बेचे गए थे और थोड़े ही दिनों में इन होनहार बच्चों ने एफिसस की सेना में बहुत बहादुरी दिखाई। एक बार तो इन्होंने लड़कर अपने राजा की जान भी बचाई थी। इसीलिए राजा ने खुश होकर एफिसस के एंटीफोलस की शादी एफिसस के एक अमीर औरत से की थी जिसका नाम था एड्रियाना। सिरैक्यूज वाला एंटीफोलस जब एफिसस में आया था तब वो खुद को एपिडेमिनम का नागरिक बता रहा था। सिरैक्यूज के ड्रोमियो ने भी ऐसा ही किया। ड्रोमियो बहुत हंसमुख था। वो अपने मालिक को मजेदार बातें बताकर बहुत खुश किया करता था। वो दोनों मालिक और नौकर से ज्यादा दोस्त ही थे। उसके बाद सिरैकस के एंटीफोलस ने सिरैकस के ड्रोमियो को कुछ पैसे देकर कहा, तुम जाकर जरा खाने का बंदोबस्त करो, मैं थोड़ी देर बाजार में घूम आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ कैसे घर बने हुए हैं, बस यही देख कर आता हूँ अभी। जब सिरैकस वाला ड्रोमियो पैसे लेकर चला गया, उसके बाद सिरैकस वाला एंटीफोलस बाजार में घूमने लगा। जब वो बाजार में घूम रहा था तभी उसने देखा कि ड्रोमियो उसी की तरफ आ रहा है। असल में वो सिरैकस वाला ड्रोमियो नहीं था, वो एफिसस वाला ड्रोमियो था जो अपने एफिसस वाले एंटीफोलस को ढूंढ रहा था। इसलिए उसने सिरैकस वाले ड्रोमियो को एफिसस वाला ड्रोमियो समझ लिया, पर सिरैकस वाले एंटीफोलस ने उसे सिरैकस वाला ड्रोमियो ही समझा था जिसको उसने पैसे देकर खाना खाने की तैयारी करने को भेजा था। इसलिए उसने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी लौट आए? एफिसस के एंटीफोलस ने कहा, जल्दी लौट आए? कहिए कि देर से आया हूँ, खाना पक रहा है, अभी घड़ी में 12 बजे हैं। आपकी बीवी मुझे मार रही थी, वो बहुत गुस्सा है क्योंकि आप घर नहीं आ रहे, क्योंकि आपको भूख नहीं है, क्योंकि आपने बाहर कुछ खा लिया होगा, ऐसा वो सोच रही है। सिरैक्यूज वाले एंटीफोलस ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने उनका क्या किया? फिर एफिसस के ड्रोमियो ने कहा, कौन से पैसे? मुझे तो आपने पिछले बुधवार को पैसे दिए थे, वो भी सिर्फ 6 आने। उस पर सिरैक्यूज के एंटीफोलस ने कहा, अरे तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ये मजाक करने का समय नहीं है, हम लोग यहाँ अजनबी है, और बताओ तुमने इतने पैसों का क्या किया? फिर एफिसस के ड्रोमियो ने कहा, नहीं नहीं साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको अगर ये मजाक लग रहा है तो घर चलिए, खाना खाते समय मजाक कीजिए। आपकी बीवी बहुत गुस्सा है, दोपहर हो गई है और आप अभी तक खाना खाने नहीं गए, जल्दी चलिए नहीं तो वो मुझे मारेंगी। उस पर सिरैक्यूज के एंटीफोलस ने कहा, कौन सी बीवी? फिर एफिसस के ड्रोमियो ने कहा, वही आपकी धर्मपत्नी। सिरैकस के एंटीफोलस की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, पर जब एफिसस के ड्रोमियो ने बहुत मिन्नतें की तब सिरैकस के एंटीफोलस ने उसे बहुत मारा और कहा, मेरी कोई बीवी नहीं है। एफिसस वाला ड्रोमियो सिरैक्यूज वाले एंटीफोलस की ये बातें सुनकर एफिसस के एंटीफोलस की बीवी एंड्रियाना के पास गया। उसके आते ही एंड्रियाना ने पूछा, क्या मेरे पति आ गए? उस पर एफिसस के ड्रोमियो ने कहा, वे नहीं आ रहे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। अरे उनको क्या हुआ है? वे तो पागल हो गए हैं। अरे क्या बक रहे हो, सचमुच वो पागल हो गए हैं। मैंने कहा कि घर चलिए तब वो मुझसे पैसे मांगने लगे। मैंने कहा कि खाने का समय हो गया है तो उन्होंने कहा, मेरे पैसे कहाँ हैं? मैंने फिर कहा कि आपकी बीवी बुला रही है तो उन्होंने कहा, भाड़ में जाए बीवी, मेरी कोई बीवी नहीं है। एफिसस वाले एंटीफोलस की बीवी एंड्रियाना बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वो अपने पति पर बेवजह शक करती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसका पति बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर चला रहा है। इसलिए उसने ऐसा सोचा कि उसका पति किसी और औरत से प्यार करता है। इसलिए वो अपने पति को गालियां देने लगी और उसकी बहन लुसियाना जो उसके पास ही रहती थी वो एंड्रियाना को समझाने लगी कि तुम चिंता मत करो। पर एंड्रियाना ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और अपने नौकरों के साथ अपने पति को पकड़ने के लिए चली गई। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एड्रियाना ने देखा कि उसके 2 पति और 2 ड्रोमियो खड़े हुए हैं।